कहा गया नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कुछ बात नहीं सब बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी जितनी बातें हैं सबको विज्ञान की कसौटी पर खड़े हो। एक भी जो है वेद, उपनिषद, गीता की बात को अनसाइंटिफिक घोषित नहीं किया गया, जबकि 175 से ज़्यादा मेरी पुस्तकें प्रकाशित हैं और 300 से ज़्यादा शोधपत्र प्रकाशित। 61 किताबें एक साथ पब्लिश कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया कि आज भी भारतीय समाज उभर नहीं पा रहा है। अपनी श्रेष्ठतम परंपरा, जिसका सारे के सारे वैज्ञानिक आधार है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। वैदिक संविधान का नाम है मनुस्मृति। 99% लोग मनु महाराज के बारे में अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं है। मनु महाराज जी वर्ण से क्षत्रिय थे, लोग ब्राह्मण जानते हैं, और जो घालमेल मनुस्मृति में किया गया है उसके आधार पर ब्राह्मणों को गाली दी। जिससे आप जला रहे हैं, कहा गया, वो सब बोले कि हम लोग तो मनुस्मृति पढ़े ही नहीं। और विदेश के जो संस्कृत के जानकार थे, जो जानकार नहीं थे उनको संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया गया। उनका लगाव जो है संस्कृत के प्रति नहीं था, उनका एकमात्र लक्ष्य था कि सनातन धर्म को और भारतीय संस्कृति को कैसे विकृत किया जाए। तो तमाम 6 चीजों को जोड़ा। केमिकल यूरिया के प्रयोग ने भारत की भूमि को बंजर बना दिया। जो तथ्य से समाज एकबद्ध हो, संगठित हो, आप मनुस्मृति की ताकत देखिए। हजारों वर्षों तक समाज को बांधे रखा, है ना? कोई समाज में विभेद पैदा नहीं। सब अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर जाते थे, ऊपर से नीचे आते थे। मैंने मनुस्मृति का श्लोक आपको, उन्होंने मनु महाराज की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा, संविधान सभा में बोले कि उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति में जो है अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति 2 अलग-अलग चीजें हैं। आज भारत के हर जिले में जो है फैमिली कोर्ट बन गया, ओल्ड होम बन गया। तो पहले की जो विधि व्यवस्था थी वो ज़्यादा कारगर थी कि आज का है। आज हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक और श्रोता सुनेंगे उस पर आप मनन करिए। सर प्रणाम। जी, सादर प्रणाम आपको भी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दो बातें पॉडकास्ट पे। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मेरा प्रथम प्रश्न तो आपसे ये होगा कि अगर आप छोटा-सा अपना एक परिचय दे सकें, मैं आपका डिस्क्रिप्टिव परिचय तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। सनातन धर्म के पुरोधा पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षित, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अम्बेडकर चेयर के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हूँ। 175 से ज़्यादा मेरी पुस्तकें प्रकाशित है और 300 से ज़्यादा शोधपत्र प्रकाशित। 61 किताबें एक साथ पब्लिश कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और कुंभ पर भी सर्वाधिक 7 किताबें मेरी पब्लिश है, जो कि विश्व में कुंभ पर सर्वाधिक कार्य करने का श्रेय। उसके साथ ही अनेक संस्थाओं द्वारा हमें समय-समय पर सम्मानित भी किया गया है और कुंभ से कुंभ और बाकी विषयों विषयों पर जो है समय-समय पर राष्ट्रीय चैनलों पर बोलने का जो है मेरा अ, अनुभव भी है। धन्यवाद सर, और बड़ा आपने काफ़ी अचीवमेंट किया हुआ है और इसको सुन कर के ऐसा लगता है कि हम लोग तो अभी बहुत कार्य करना बाकी है। और विश्व कीर्तिमान पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जो आपने किया है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। मेरा जो अभी जो आपसे बात करने से पहले जितना मैंने स्टडी किया सर, उसमें प्रथम जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के है। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक विषय है महाराज मनु का और मनुस्मृति का। तो अगर आप थोड़ा-सा महाराज मनु के बारे में हम लोगों को बता पाएँ कि महाराज मनु कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और 99% लोग मनु महाराज के बारे में अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं है। मनु महाराज जी वर्ण से क्षत्रिय थे, लोग ब्राह्मण जानते हैं, और जो घालमेल मनुस्मृति में किया गया है उसके आधार पर ब्राह्मणों को गाली दी। जबकि महाराज मनु जो है वर्ण से क्षत्रिय थे। वैदिक संविधान का नाम है मनुस्मृति और एकमात्र ऐसी स्मृति है जिसका विवरण जो है वेदों में प्राप्त होता है। उपनिषदों में जो है मनु के वचन को औषधि कहा गया है और 18 महाधर्म ग्रंथों में मनु स्मृति को श्रेष्ठतम माना गया। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरित्र मानस में जो है इस मनुस्मृति की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। अजहुँ गावत श्रुति जिनके लिंका कहकर जो है वो की। भारत के जितने भी शासन जिनका हम आज उदाहरण देते हैं, जिनको हम श्रेष्ठतम मानते हैं, उसका आधार मनुस्मृति ही है। चाहे वो राजा रामचंद्र जी का राम राज्य हो, विक्रमादित्य का हो,
चंद्रगुप्त मौर्य का हो, 16वीं 17वीं शताब्दी में शिवाजी हो, सबका आधार जो है मनुस्मृति ही रहा। न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों का संविधान का मानक ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति की ख्याति विश्व स्तर पर है और पश्चिम के विद्वान जब इसको पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चाइना के दीवार जो जापान और चाइना के आक्रमण में टूटा, वहाँ एक मंजूषा मिली, उस मंजूषा में मनुस्मृति पाई गई। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मनुस्मृति की कितनी महत्ता थी कि उसको मंजूषा में रखकर अपने ऊंची दीवार के नीचे छिपा कर रखा है, इतनी कीमती माना गया। ब्रिटिश म्यूजियम में भी इसको देखा जा सकता है, रखा गया है। बर्मा के विधानसभा में मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई और बर्मा के जो संविधान का नाम है मानव शास्त्र, कंबोडिया के जो संविधान है उसका जो नाम है मानव नीति सार है और बाइबिल इन इंडिया में कहा गया है कि विश्व के अनेक संविधानों का आधार ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है, चाहे रोम का हो, मिस्र का हो, है ना, पर्सिया का हो। तो इस प्रकार से मनुस्मृति न केवल भारत बल्कि विश्व के अत्यंत प्रामाणिक वैज्ञानिक मानक ग्रंथ के रूप में उसकी ख्याति प्राप्त है। अब जो मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय है उसको जब हम और आपके माध्यम से जो सनातनी दर्शक जो सुनेंगे तो उनको निश्चित रूप से यह भान होगा कि मनुस्मृति कितनी महानतम ग्रंथ थी। अब हम नारियों के वर्णन किस प्रकार से मनुस्मृति में कहा गया है, एक श्लोक जो आप भी जानते हैं, हमारे जो सुनेंगे श्रोता वो भी जानते हैं, यत्र नारयन्ति उपजन्ते रमन्ते तत्र देवत्। मतलब कि यहाँ ये कहा गया है, पूजा का मतलब ये नहीं कि आप स्त्रियों का आरती कर रहे हैं। पूजा का मतलब जिनका मतलब कि स्त्रियों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। आगे जो कहा गया है कि इस मनु महाराज ने स्त्री और पुरुष को समान माना है और कन्या को भी संपत्ति में अधिकार दिया। जो हम लोग लक्ष्मी शब्द आज प्रयोग सुनते हैं, कहते हैं कि किसी के यहाँ अगर कन्या पैदा होती तो लक्ष्मी, उसका प्रथम वर्णन जो है मनुस्मृति में जो है प्राप्त होता है। यहाँ तक मनु महाराज ने कहा कि अगर महिलाएं जो है पुरुष के द्वारा प्रसन्न है तो वंश वृद्धि होती है और किन्हीं मनुष्य पुरुष के मनसा वचना क्रमणा से अगर वो दुखित होती हैं, शोक में जाती हैं तो वंश का विनाश हो जाता है। यहाँ तक मनु महाराज ने कहा कि एक ही रास्ते से कोई स्त्री जा रही, उधर से पुरुष आ रहा हो तो पुरुष को हटकर जो है महिला को मार्ग देना चाहिए। यह जो है महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में यह विवरण है और किसी भी धर्म ग्रंथ में महिलाओं के लिए इससे अच्छी बातें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब जो है मानवीय पहलू पर हम विचार करेंगे। मनुस्मृति में साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि अगर गृहस्थ के यहाँ भोजन बनता है तो कोई अगर अतिथि आ गया हो तो अतिथि को पहले भोजन कराएंगे, उसके बाद जो भोजन बनाया है वह जो है भोजन करेगा, अंत में गृहस्थ भोजन। इससे बड़ा मानवीय विधान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दंड व्यवस्था की जो है उसमें कहा गया कि कोई अगर चोरी करते हुए पकड़ा गया, शूद्र हो तो उसको 8 गुना दंड का भागी बनेगा। जो अगर वैश्य हो तो 8 गुना 16 गुना जो है दंड का भागी होगा। क्षत्रिय हो तो 32 गुना, ब्राह्मण हो तो 64 गुना या 100 गुना या उसके दुगना, 64 के दुगना जो है 128 गुना ये किया गया। मतलब यहाँ मनु महाराज ने कहा कि जो जितना प्रबुद्ध है, जो जानते हुए भी अपराध कर रहा है, वो अधिकतम दंड का भागी है। जो मंद बुद्धि का है, जो नहीं समझ रहा हो, उसको कम से कम दंड देने की विधान की व्यवस्था है। दंड करने वाला कौन है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर दंड की व्यवस्था की गई। आज के दंड विधान और मनु महाराज के दंड विधान को जब हम
विवेचना करेंगे, मनन करेंगे, तो पाएँगे कि मनु महाराज का जो दंड विधान था वो श्रेष्ठतम है। आज तो बड़े-बड़े लोग अपराध करते हैं, अपराध मुक्त हो जाते। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वो तो न्याय ही नहीं पा पाए। तो इस प्रकार से दंड की जो है विधान जो है उसमें जो है मनु महाराज की वो ज़्यादा श्रेयकर है आज। अब जो वर्ण की जो बातें होती है, जिसको सर्वाधिक मतलब कि चर्चा का विषय है मनुस्मृति का, उसको भी जानना चाहिए। वर्ण और जाति 2 अलग-अलग चीज़ है। वर्ण अलग है, जाति अलग। मनु महाराज ने साफ-साफ कहा है कि मैंने केवल 4 वर्णों का निर्माण किया है, 5वां कोई वर्ण नहीं। जाति और उपजाति का कोई विवरण जो है मनुस्मृति में बिल्कुल नहीं। और मनु महाराज ने यह भी कहा है, इनका जो तात्पर्य है कि यह जो है पेशा का द्योतक है, न कि जात का द्योतक। वर्ण जो है वो पेशा का द्योतक है और वर्ण का निर्धारण जो है आचार योग्यता के आधार पर करते थे, जिसमें पठन-पाठन, बौद्धिक क्षमता का गुण लक्षण होता था। वो जो है ब्राह्मण, इसमें स्वरोचित, वीरोचित कार्य की प्रवृत्ति ज़्यादा होती थी। वो क्षत्रिय, जिसमें व्यवसाय की कुशलता, निपुणता होती थी, वो वैश्य। तो जो तीनों से वंचित हो गए, वही जो है शूद्र है। शूद्र जाति का द्योतक नहीं है, यह व्यवसाय का द्योतक। पृथ्वी को भी शूद्र कहा गया है, घोड़ा को भी शूद्र कहा। ये दोनों तो अपवित्र नहीं है। ये दोनों तो, पृथ्वी तो सभी का भरण-पोषण करती है और मनुस्मृति का ही मंत्र है कि ब्राह्मण भी अपने कर्म से गिरकर शूद्र बन सकता है, शूद्र भी अपने कर्म से ऊपर उठकर ब्राह्मण बन सकता है। ये मनु का वचन। तो इस प्रकार से जो है वर्ण व्यवस्था को जो है पश्चिम के समाज और पश्चिम की विद्वान समझ नहीं पाए। पश्चिम में वर्ण नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, वहाँ जाति व्यवस्था। वर्ण का जो अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया जो है कास्ट, वो कास्ट वर्ण का सही अनुवाद नहीं है। कास्ट भी पुर्तगीज शब्द है। यहाँ क्लास शब्द अगर आता तो बहुत हद तक जो है न्याय कर पाता। तो वर्ण व्यवस्था से अनभिज्ञ थे और कास्ट शब्द जो है वर्ण का ट्रांसलेट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत था और वहीं से विभेद पैदा हुआ। एक मंत्र पुरुष सूक्त का, जिसमें ज़्यादा लोगों को विवाद का वो विषय बनता है, उसको भी जानना चाहिए। वो 2 भाग में, जैसे आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसको दबा दिया जाए, केवल मेरे उत्तर को भी दिया जा सकता। यही बात यहाँ हुई। पुरुष सूक्त में जो है एक पुरुष की कल्पना की गई है। वर्ण व्यवस्था माने एक पुरुष की कल्पना की गई। उस उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि यत् पुरुषम व्याधु कतिधा वैकल्पनम मुखम किमस्य को बाहु का उरुपद उच्यते। मतलब तुमने जो है किसे मुख बनाया, किसे बाहु बनाया, उर माने जंघा, किसे तुम जंघा बनाया, किसे पद बनाया। यह प्रश्न है। प्रश्न भी क्या है, काल्पनिक होता है। जब साहित्य की भाषा में जाएंगे, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा ये होता है। अर्थ कुछ हो, मतलब कहा कुछ जाता है, अर्थ कुछ होता है। आप जैसे देखिए, चोर चोर के दाढ़ी में तिनका, तो कोई चोर के दाढ़ी में तिनका थोड़ा होता है। उसका तात्पर्य है कि वो आत्मग्लानि से या कुछ इस तरह की मनोस्थिति होती है जिससे लगता है कि ये जो है दोषी हो, है ना? बहुत सी चीजें हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो कि वो लिखा कुछ जाता है, अर्थ उसका कुछ होता है। अब उसका उत्तर दे रहा है कि उत्तर है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृत उरुतदस्य यद्वस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तब वो कह रहा है कि हमने इनको ब्राह्मण बनाया, इनको क्षत्रिय बनाया, हमने इनको वैश्य बनाया। ये जो है अभिधा लक्षणा व्यंजना के आधार पर इसको समझना चाहिए। प्रश्न भी उसका समझना चाहिए। प्रश्न क्या किया जा रहा है, उसको एक जो है वर्ण व्यवस्था को एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई और वो बताया गया कि ये चीजों को हमने बनाया। वर्ण इस संकल्पना के 2
लक्ष्य जो होता है व्यक्ति और समष्टि का जो है उत्थान करना। व्यक्ति का उत्थान कैसे होगा? उसको आजीविका प्रदान कर कर और व्यक्ति का कल्याण किया जाता है, उत्थान किया जाता है, उसको मजबूत किया जाता है। समष्टि का कैसे कल्याण, कैसे मजबूत? तो समष्टि का जो है मनुष्य के जो कर्तव्य निर्धारित किए हैं उससे समष्टि का जो है वो मजबूती प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था दोनों का समन्वय का नाम। तो ये जो है संक्षेप में जो है, अब देखिए मनुस्मृति के आप समझ लीजिए कि धर्म आत्मा है और शरीर अहिंसा। अब देखिए अहिंसा का विवरण दिया गया है कि जो हिंसा करता है वो 8 प्रकार के लोगों को दोषी माना गया है। जिसके प्रेरणा से हिंसा होती है, जो हिंसा करता है, जो मांस लाता है, जो मांस पकाता है, जो मांस भक्षण करता है, इस प्रकार से 8 लोगों को दोषी पाया गया है मनुस्मृति में। तो विश्व के किसी भी ग्रंथ में जो है इस अहिंसा का इतना व्यापक जो है परिभाषा और इतने व्यापक स्तर पर लोगों को समायोजित जो है दोषी जो है कहीं आपको देखने का अनुभव नहीं मिलता। हर काल के लिए अलग-अलग स्मृतियों का व्यवधान। मनुस्मृति का व्यवधान सतयुग में था। कलयुग में पराशर स्मृति का विधान है। जो भी चीजें कलयुग में होगा उसका निर्धारण जो है पराशर स्मृति के आधार पर। अब संविधान लागू हो जाने के बाद मनुस्मृति मनुस्मृति का कोई मतलब ही नहीं बनता, पराशर स्मृति का भी कोई, हम लोग संविधान के आधार पर शासित हैं। राजनीतिक विद्वेष के तहत जो इसके विरोधी हैं वो भी और जो इसके समर्थक हैं वो भी, किसी ने मनुस्मृति पढ़ी। तो अगर मनुष्य को मनुष्य बनना है तो एक बार निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा के तहत, क्योंकि मनुस्मृति के श्लोक के अर्थ समान आदमी नहीं समझा सकता। तो उस परंपरा में अगर मानव को मानव बनना है तो निश्चित रूप से मनुस्मृति का अध्ययन करना ही चाहिए। उसमें कितनी जो अच्छी बातें हैं उसको समायोजित समाज में अपने व्यक्तिगत व्यवहार में करने से समाज और व्यक्ति दोनों पुष्ट हों। अब उसमें मनुस्मृति में जो घृणा पैदा हुई या पैदा किया गया वो शुंग काल में, जो शुंग काल था उसमें जो है एक विद्वान हुए भार्गव उनका वो था, उन्होंने जो है अपने को मनु कहा और सुमति भार्गव नाम था। सुमति भार्गव ने अपने को मनु कहा और अनेक प्रकार के जो है चीजों को उसमें घालमेल किया। उसी का मैक्स मुलर ने किया था जर्मनी में, जर्मनी संवाद हुआ अंग्रेजी में, उसी को अम्बेडकर जी ने पढ़ा था। विलियम जोन्स ने भी प्रथम बार अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट किया। अंग्रेजों ने मनुस्मृति को पढ़ा और उसकी ताकत को समझा। उन्होंने देखा कि विश्व में इस लेवल की जो है नीतिपूर्ण ग्रंथ तो कहीं नहीं। जब तक यह ग्रंथ रहेगा भारत को पूर्ण रूप से पराधीन करना संभव। तो उन्होंने जो बिके हुए भारत के संस्कृतज्ञ थे और विदेश के जो संस्कृत के जानकार थे, जो जानकार नहीं थे उनको संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया गया। तो जो विदेश के जो विदेशी संस्कृत के विद्वान हुए या उसके जानकार हुए, उनका लगाव जो है संस्कृत के प्रति नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि सनातन धर्म को और भारतीय संस्कृति को कैसे विकृत किया जाए। तो तमाम क्षेपक चीजों को जोड़ा। एक एक क्षेपक को मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो वो प्रतिदिन जो है गुरु को प्रणाम करे, अपनी माता-पिता को प्रणाम। यहाँ तक तो ठीक। अब घाल-मेल करने वाले भी को भी उतनी बुद्धि नहीं है कि इसको कहाँ फिट करना। उसी के नीचे एक श्लोक फिट है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मचारी को, विद्यार्थी को प्रतिदिन अपने सास-ससुर को प्रणाम करना चाहिए।
अब आप देखिए कि जब विद्यार्थी पढ़ने जाता है 25 वर्ष की अवस्था तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी शादी नहीं हुई होती, तो कैसे अब सास-ससुर कैसे बन गए? कि तो ये सही है, कि तो वो सही। तो इस प्रकार से अ, 2860 के आसपास या 27-2800 के आसपास मनुस्मृति में वर्तमान में श्लोक मिलते हैं, जिसमें आप समझिए 12 साढ़े 1200 ही मौलिक श्लोक हैं, बाकी सारे क्षेपक हैं और इसको रेखांकित किया जा सका है। कुतर्क का तो कोई समाधान नहीं है, कुतर्क तो होते रहता है और एक बार बिना पढ़े-लिखे अभिजन्यु में कुछ दिन पहले की घटना है, जन्नू जो है आधुनिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है, वहाँ कुछ दिग्भ्रमित दिग्भ्रमित छात्रों ने मनुस्मृति जलाया, तो वहाँ के कुछ लोगों ने पूछा, भाई आप मनुस्मृति जलाए आपसे आपको कौन-सा चैप्टर या कौन-सा श्लोक आपको जो है अहित मतलब कि आपको जो है कष्ट पहुँचा रहा है, आप बताइए, जिससे आप जला रहे हैं? कहा कि वो सब बोले कि हम लोग तो मनुस्मृति पढ़े ही नहीं। अम्बेडकर ने कभी जलाया था तो उसी का देखा-देखी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप पहले पढ़ लो और ऐसे जो किताब मिल रही है उससे पढ़ने से आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो तप किया है, जो स्वाध्याय किया है, उसी वही जो है सही उसका अर्थ का बताया ना कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। वध कर वध करने का मतलब कई अर्थ हैं। मतलब मृत्यु भी है और ताड़ना भी होता है, डाँट-फटकार भी होती है। एक इस शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो वो वही बता सकता है जो उसको जिया हो और पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु शिष्य परंपरा में उसको जानता हो। तो वही बात वेद वेद की बात है। वेद के भी जो चीज़ें हैं सब नहीं समझ सकते। अब जो यहाँ बाज़ार में उपलब्ध है आप ले आइए पढ़िए, उसको मतलब नहीं बनता। वो परंपरा है, उसके विधान है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना इतना आसान होता तो सभी पंडित बन यहाँ पे एक छोटा-सा अगर मेरा प्रश्न आप मुझे थोड़ा-सा मेरी उत्सुकता को शांत करें। मनुष्य शब्द बार-बार आया आपकी बात में। क्या ये मनुष्य शब्द जो है ये मनु महाराज से जुड़ा हुआ है? मनु पहले लगा हुआ है मनुष्य इसका कोई विशेष मतलब है या कोई मायने है? तो कई मनुओं का विवरण है, कई प्रकार कितने 12, 15, 18 अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मनु का महाराज है। जो मनुस्मृति के रचनाकार थे, वो प्रथम स्वयंभू मनु कहा गया और उन्हीं का विवरण जो है वेद में भी मिलता है और मनुस्मृति की बहुत से श्लोक आपको महाभारत में जस के तस मिल जाएँगे, गीता में मिल जाएँगे, है ना? रामायण रामायण वाल्मीकि रामायण में भी जो है मनुस्मृति की बहुत से श्लोक जो है आपको उसमें जो है हूबहू मिल सामान्य जन के लिए ऐसा कोई संस्करण है जो लोगों को आसानी से उपलब्ध है जिस जो मनुस्मृति का संस्करण वो लोग खोज करके या उसको पढ़ने का प्रयास करके सही जानकारी ले सकें, दिग्भ्रमित ना हों? कई टीका है, कुल्लू का टीका सर्वाधिक प्रशंसनीय माना गया है। मेधातिथि ने भी इस पर टीका लिखा है। बाद में कई संस्करण जो है आर्य समाज के विद्वानों ने भी उसको अच्छा ठीक-ठाक कार्य किया है। तो उसको देखा जा सक जी। तो डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर का आपने विषय दिया कि उनकी किसी ऐतिहासिक परिवेश में कोई मनुस्मृति को जलाने का कोई विवरण है जिसको लेकर के जेएनयू के छात्रों ने उसको किया। तो ये जो विवरण है वो कितना सत्य है या वो विवरण कैसा था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए? जी। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है महार सत्याग्रह 1927 में 25 दिसंबर का डेट था। एक प्रतीकात्मक प्रतिशोध के रूप में जो है मनुस्मृति का दहन अपने न कर कर मनुस्मृति का इतना उन्होंने सम्मान किया। 3 साधु जिसमें 2 दलित थे, 1 ब्राह्मण नीलकंठ शास्त्री थे, उनके द्वारा कराया। उस समय उनकी आयु जो है 37 साल थी। 37 साल एक युवा जो है काल होता है, युवावस्था होती है। उसके बाद उन्होंने कभी भी मनुस्मृति न जलाई और न अपने अनुयायियों को कहा कि आप मनुस्मृति जलाएँ, कभी नहीं कहा। आज लोग जो जलाते हैं, वो ना मनुस्मृति को जानते हैं और ना अम्बेडकर के बातों को उनको उन बातों से उनको कोई लेना-देना नहीं। जो है उन्होंने संविधान सभा में फरवरी 1949 में कहा था कि 137 स्मृतियों में
मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रशंसनीय है। उन्होंने चाणक्य को भी वंदनीय और प्रशंसनीय माना। उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जो वर्ण और जाति को एक कहते हैं, वो बकवास शब्द है उनका, वो बकवास है, बकवास। उन्होंने कहा कि वर्ण से जो है जाति व्यवस्था जो है वर्ण का विकृत रूप। जाति व्यवस्था जो है एक जो है विकृत रूप है वर्ण का जो है, और जाति व्यवस्था एक अभिशाप। उन्होंने मनु महाराज की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा, संविधान सभा में बोले कि उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति में जो है अधिकार दिया। और मनु महाराज ने अंबेडकर ने जो है मनु महाराज को जाति का प्रवर्तक नहीं माना। मनु महाराज को जो है उन्होंने वर्ण का प्रवर्तक माना। यहाँ तक उन्होंने कहा कि बौद्ध काल तक वर्ण व्यवस्था जो है काफ़ी लचीलापन था, उसमें अंतरजातीय विवाह होता था और अंतर्भोज भी होता था। बौद्ध काल के बाद जो है जाति का ज़्यादा कठोरता दिखाई पड़ती। उन्होंने ये भी कहा, वो अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे। अम्बेडकर अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हो, दस-मुद्रा में आप देख सकते हैं, विवरण है उनका। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वैदिक काल के शूद्र थे, वो आज के शूद्र नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो अलग थे, ये अलग है। और बाद में समाज में विभेद पैदा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, विशेषकर अंग्रेज शासक, वो जो भी उनको शासन सत्ता को बरकरार रखने के लिए कार्य करना चाहिए, वो उन्होंने किया। उन्होंने फूट डाला, आर्य अनार्य की थ्योरी दिया, आर्य द्रविड़ का दिया, आर्य बाहर से आए। अम्बेडकर ने कहा कि आर्य स्वदेशी है, बहुत बड़ी बात। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आर्य बाहर से आए। उन्होंने कहा कि आर्य जो है स्वदेशी है। और जो वर्ण जो मनुस्मृति में जो शूद्र का विवरण दिया गया है, वो जो है शूद्र आज के शूद्र नहीं है। और यहाँ जो है अंग्रेजों ने समाज में विभेद पैदा करने के लिए, विशेषकर वामपंथी इतिहासकारों ने जो है दलित शब्द दिया। दलित शब्द भी समाज में एक तरह से विभेद पैदा करने वाला शब्द है। दलित का मतलब होता है जिसे पैरों से रौंदा गया। हमारे यहाँ वेद में, उपनिषद में जो है, जो किन्हीं कारणवश वंचित हो गए, उनको अंत्यज शब्द दिया गया है। अंत्यज माने छोटा भाई, है ना? तो इस प्रकार से विभेद पैदा करने के लिए बहुत से वामपंथी इतिहासकार, सतीश चंद्र आदि भी इस बात से सहमत है कि मनुस्मृति के 50 संस्करण है, तो किसको प्रामाणिक माना जाएगा, है ना? तो समाज में जो तथ्य से समाज एकबद्ध हो, संगठित हो, आप मनुस्मृति की ताकत देखिए। हजारों वर्षों तक समाज को बांधे रखा, है ना? कोई समाज में विभेद पैदा नहीं। सब अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर जाते थे, ऊपर से नीचे आते थे। मैंने मनुस्मृति का श्लोक आपको। आज माता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, मनुष्य का जीव के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, स्वच्छता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। राजमार्ग पर जो लोग पेशाब करते हैं, वो मनुस्मृति में मनाही है, दंड के भाग्य। तो इससे समाज एकबद्ध होगा, मनुष्य मनुष्यत्व प्राप्त करेगा। और बाद में जो क्षेपक चीजें जोड़ दी, उसको हटा दो, जो अच्छी चीजें है उसको पालन कर आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से मनुस्मृति, चूंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठतम जो है विधि विधान व्यवस्था का वो था, तो अंग्रेज न केवल मनुस्मृति बल्कि भारत की जो भी आस्था के केंद्र थे, है ना, उनके प्रति अनास्था पैदा करने का उनका षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में वो हद तक सफल हुए। आज देखिए हमारे यहाँ मनु महाराज ने भी कोई, हमारे यहाँ कोई तलाक की व्यवस्था नहीं। आप तो खुद बहुत वरिष्ठतम इंग्लैंड के, आज भारत के हर जिले में जो है फैमिली कोर्ट बन गया, ओल्ड होम बन गया। तो पहले की जो विधि व्यवस्था थी, वो ज़्यादा कारगर थी कि आज का है। आज हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक और श्रोता सुनेंगे, उस पर आप मनन करिए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल
सही है, सही कि समाज जो है वो विभाजित करके और उस पे शासन करना ये बहुत पुराना नियम है और इसको मेरे ख़्याल से जब ये पाश्चात्य सभ्यता भारत में आ रही थी तो उन लोगों ने इसका भरपूर प्रयोग किया। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ये जो सामाजिक ताने-बाने को इन लोगों ने इतना तोड़ा, तो इतने बड़े-बड़े विद्वान इसको समझ नहीं पाए। इसके इसके ऊपर आपने कभी सोचा कि ये क्यों नहीं समझ पाए ये लोग? क्या इनके पास जानकारी जो थी उस वक़्त वो कम थी? या ये लोग उस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए? अधिकतर लोग तो उनके जाल में फँसे रहे। कुछ लोग जो समझ पाए उनको वो मंच नहीं मिल पाया, वो कि अपनी बात को रख पाए, उनको दबा दिया गया, है ना? उस समय भी जो भी उनके अंग्रेज़ जो है वही जीवित रह पाए, जो उनके वजूद पर खतरा उत्पन्न ना कर सके। जो खतरा उत्पन्न करने वाले सभी को जो है, किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र के द्वारा या जैसे भी उनकी हत्या करा दी गई, उनके वजूद को मिटा दिया गया। तो कुछ विद्वान थे, उन्होंने कार्य भी किया, उस पर बात बात जितना समाज में जाना चाहिए, कोई भी चीज़ें आप देखिए अच्छाई बहुत धीरे-धीरे बढ़ती, बहुत धीरे-धीरे, बहुत बरसों लग जाता है आपकी यश बढ़ाने में और अपजश बढ़ाने में सेकंडों में वायरल हो। समाज जो है अच्छाई को कम ग्रहण करता है, बुराई को, निंदा को ज़्यादा ग्रहण करता है और ऐसा अंग्रेज़ों ने मानसिक रूप से भारतीय समाज को गुलाम बना दिया है कि आज भी भारतीय समाज उभर नहीं पा रहा है। अपनी श्रेष्ठतम परंपरा जिसका सारे के सारे वैज्ञानिक आधार है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। विदेश के लोग हमारी श्रेष्ठतम चीज़ों को, चाहे वो योग हो या तुलसी हो, हल्दी हो, यहाँ तक कि वो भारतीय पद्धति से आकर ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी में शादी तक कर रहे हैं। आज परिवार नाम का वहाँ कोई चीज़ नहीं था, आज वो परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग फास्ट फूड, यूरिया और भी जो उनके छोड़े हुए प्रतिबंधित चीज़ें हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारी व्यवस्थाएँ कितनी श्रेष्ठतर थी, हमारे गाँव आत्मनिर्भर थे। 2-3 गाँव मिलकर आपस में अपनी आवश्यकता की जो है सारे साधन उपलब्ध करा लेते थे, पूर्ति कर लेते थे। एक वैद्य होते थे 2-4-10 गाँवों में और वहीं के संसाधन के जड़ी-बूटी से सभी का इलाज होता था, सभी लोग स्वस्थ रहते। आज इतनी प्रकार के केमिकल युक्त भोजन से रोग हो रहे हैं कि उसके आप हम जाँच भी कराने में सक्षम नहीं है और कितने प्रकार की जाँच है ये बताने में भी हम लोग सक्षम नहीं हैं। वो हज़ारों सालों से हमारी कृषि होती आ रही है और कभी भूमि बंजर नहीं हुई। 2-3 साल के 200-300 वर्षों के केमिकल यूरिया के प्रयोग ने भारत की भूमि को बंजर बना दिया। जिस हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित कुछ वर्षों में पंजाब हुआ था, वहाँ की भूमि में कैंसर हो। हमारी देसी नस्ल की गायों को समाप्त कर दिया गया। आज जिस जर्सी और जो तमाम गायों का दूध हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उससे मानव पर कितना स्वास्थ्य पर कितना जो है घातक उसका जो है परिणाम हो रहा है, ये शोध का विषय है। हर मोहल्ले में, हर में जो है एक कैंसर का रोगी जो है मिल रहा है। वो व्यवस्थाएँ ज़्यादा अच्छी थी कि आज की व्यवस्थाएँ जो बनी है, वो थी। 4 आदमी गाँव में बैठकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पंचायत के माध्यम से बिना किसी पैसे लिए मिनटों में कर दिए थे, ये आपका विषय है। आज जो कोर्ट का सिस्टम बना है अंग्रेज़ों का, लड़ते-लड़ते जीवन बीत जाती है, दूसरी पीढ़ी भी लड़ती है, कोई समाधान भी नहीं होता। वो न्याय व्यवस्था बढ़िया थी कि हमारी न्याय व्यवस्था बढ़िया। यहाँ का आयुर्वेद, यहाँ की जलवायु के अनुकूल है, वो ज़्यादा कारगर है कि अंग्रेज़ी दवा जिसका कोई मतलब कि दर्शन ही नहीं है। रोग मुक्त करने का कोई दर्शन जो है आपको जो है एलोपैथी में नहीं है। ये केवल आयुर्वेद में है, तो जड़ से समाप्त करने का जो दर्शन है वो कितनी प्रकार की शल्य चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में है। सुश्रुत को ऑस्ट्रेलिया के जो है उनमें जो है मूर्ति उनकी लगाई गई। प्रथम जो है उनको जो है शल्य चिकित्सक के रूप में विदेशी मान्यता दे हम आप नहीं दे रहे। ये मानसिक गुलामी का जैसे-जैसे विश्व प्रबुद्ध होते जा रहा है,
कहा गया नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कुछ बात नहीं सब बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी जितनी बातें हैं सबको विज्ञान की कसौटी पर खड़े एक भी जो है वेद, उपनिषद, गीता की बात को अनसाइंटिफिक घोषित नहीं किया गया। तो हमारी जितनी भी परंपरा है वो पर्यावरण के दृष्टि से, मानव के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से और विज्ञान के दृष्टि से अत्यंत लाभकारी और अनुकूल है। जैसे-जैसे विज्ञान उन्नत होते जा रहा है, वैसे-वैसे जो है हमारी जो भी परंपराएँ हैं, उसको विज्ञान सम्मत घोषित किया जा रहा है। वैज्ञानिक हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति है, वो अत्यंत वैज्ञानिक है। कोरोना काल में जो है विश्व ने इसको जो है समझा, देखा और सराहा और भारत इतना विशाल देश है, इसको जो है केवल हल्दी और तुलसी ने पूरे गाँव को बचाया। उस समय आप विज्ञापन जो आते हैं, जो हॉर्लिक्स और बूस्टर, वो सब बंद हो गए, क्योंकि उससे कुछ होता ही नहीं था, सब बंद हो गया था विज्ञापन। विज्ञापन के बल पर जो है भारतीय जीवन पद्धति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया गया था। एक षड्यंत्र के तहत घी से भी 8 गुना फ़ायदा सरसों के तेल में है। आज हम भारत में सरसों का तेल भारत के किचन से गायब हो चुका। ऐसी-ऐसी बातें उसमें कर दिया गया। आज जो है रिफाइन खा रहे हैं और रिफाइन का क्या है, आप विज्ञान के स्तर पर ही देखिए कितने प्रकार के हार्ट अटैक और क्या-क्या उसमें रोग हो रहा है। तो ये अ, न भारत की जो ऋषि महर्षियों ने जो व्यवस्था बनाई वो तीनों कालों के लिए और सभी मानव के लिए, ये भारत के लिए नहीं, विश्व की मानवता के लिए उन्होंने जीवन पद्धति दिया। उसका कोई मुकाबला नहीं है। विश्व को बचाना है, भारत को बचाना है, तो भारतीय जीवन पद्धति की ओर ही विश्व को लौटना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प बहुत ही सुंदर आपने इसको प्रस्तुतिकरण दिया। ये इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि भारतीय व्यवस्था या भारतीय ऐतिहासिक परंपराएँ जो रही हैं और ख़ास करके हमारे ऋषि महर्षियों ने जो बताया हम लोगों को, वो बहुत ही सारगर्भित हैं और समाज में और जीवन में बहुत उपयोगी हैं। बहुत सारे एविडेंस अब तो लोगों को मिलने लगे हैं, जैसे आपने तेल का विषय जी। रखा, दूध का विषय रखा, बहुत बहुत सारी इस पे बातें अब तो करने लगे हैं लोग। मैं थोड़ा-सा इससे आगे बढ़ूँगा सर और ये समझने का प्रयास करूँगा कि अब जब लोगों को ये जानकारी हो गई है, तो आपने क्या इस पे कोई दृष्टिकोण या कुछ आपने कोई लेख या कोई पुस्तक लिखी है कि अब आगे लोग इस पे किस तरह से कार्य करें, ताकि इन परंपराओं के साथ वो जीवन को और अपना सुधार कर सकें, विकसित कर सकें? नहीं, मैं तो समय-समय पर लेख वगैरह लिखता हूँ। बहुत से विद्वानों ने इस पर भारतीय जीवन पद्धति पर उसकी वैज्ञानिकता पर और पर्व त्योहार जो भारत में मनाए जाते हैं उसकी वैज्ञानिकता पर काफ़ी सारी पुस्तकें, प्रशंसनीय पुस्तकें है मार्केट में जो हम लोग बीच-बीच में समय-समय पर लेख होता है या मेरे जो लेक्चर होते हैं, उसमें भारतीय जीवन पद्धति की श्रेष्ठता, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और विश्व के लिए कैसे जो है ये मार्गदर्शक भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति बनी, इस पर समय-समय पर हम लोग बोलते रहते हैं, समाज को जागृत करते रहते हैं। 10 आदमी भी अगर हमारे लेक्चर से, हमारे लेख से प्रभावित हुआ, उधर लौटा, लौटना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प ही नहीं। क्या भारत का कुछ भी चीज़ें ले लीजिए, वो जो है न केवल वैज्ञानिक है बल्कि तीनों काल के लिए कोई भी चीज़ लीजिए। विश्व में संगीत में कोई है विधा जो ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन? हमारे यहाँ संगीत के माध्यम से बहुत से लोगों ने ईश्वर की साक्षात दर्शन किए। हमारे ही संगीत में वो ताकत है कि वर्षा करा दिया जा सकता है, दीपक जल सकती है। संगीत का गायन करने से हिरण आ जाते थे, सर्प आ जाते। विश्व के किसी भी संगीत में ये दम नहीं, है ना? और उसी प्रकार जो भी विधा है, आप दाह संस्कार ही देखिए। त्रेता युग से बनारस के 2 घाट पर दशाश्वमेध घाट और जो है हरिश्चंद्र घाट पर लाखों बरस से दाह संस्कार हो रहा है लेकिन कहीं कोई असुविधा नहीं। और जो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार का विधान आया वो आपके इंग्लैंड और अमेरिका से है, वहाँ कब्र की कमी पड़ गई। धीरे-धीरे लोगों को मालूम है कि ये भी जो हम लोग दाह संस्कार का जो
भारतीय पद्धति है, कितना वैज्ञानिक है, पर्यावरण के अनुकूल है, उसमें सारे विधान है, कितना दशांग डालना है, कितना घी डालना है, तमाम उसका विधान है। उस विधान का फ़ॉलो करने से ना पर्यावरण प्रदूषित होता है, ना जल प्रदूषित होता है। एक छोटे से जगह पर लाखों बरस से हम लोग दाह संस्कार हो रहा है और आपके यहाँ इंग्लैंड में, अमेरिका में कब्रों की कमी पड़ गई तो फिर इलेक्ट्रिक का चीज़ें भी होती। तो जो जीवन पद्धति है, भारत की जो जीवन पद्धति है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं, सब साइंटिफिक। आने वाले समय में भी धीरे-धीरे प्रचार हो रहा है, लोग जान रहा है। हमारे और विदेश में बहुत अंतर है, सोच में अंतर है। हम लोग कूड़ा-करकट को अपनाने के आदी हैं और उनको जो श्रेष्ठतम चीज़ लगेगा और अपने विज्ञान की कसौटी पर, अपने अध्ययन की कसौटी पर उनको सही लगेगा, उसको अपनाते हैं। आज भारत में जो भी योग के अच्छे ट्रेनर हैं, कोई भारत में नहीं, सब विदेश वाले बुला रहे हैं। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। हमें क्या चाहिए? हमें योग्य, गुणी व्यक्ति चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से है विश्व अब धीरे-धीरे समझ रहा है और जो व्यवस्थाएँ हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाई है, वही विश्व के कल्याण का एकमात्र मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं। देखिए जैसे साम्यवाद समाप्त हो गया, अप्राकृतिक, उसी तरह से आने वाले बहुत समय बाद आप देखिए पूंजीवाद भी समाप्त। जो भी अप्राकृतिक सिद्धांत है या अप्राकृतिक व्यवस्थाएँ हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएँ। वही टिक पाएगा जो प्रकृति सम्मत हो, है ना? मानव सम्मत हो, वही टिक पाएगा। और हमें गर्व है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जो व्यवस्थाएँ दी है, उसका कोई काट नहीं है, तीनों काल के लिए है। भविष्य में भी वही चलेगा। भूत में भी था, वर्तमान में भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और कितनी बड़ी बात है कि हमारे ऋषि महर्षि की सोच को आप प्रणाम करिए कि उन्होंने संकीर्णता नाम की कोई चीज़ नहीं। उन्होंने विश्व मानवता को ध्यान में रखकर सारी व्यवस्थाएँ दी कि विश्व से लगानी, है ना? न केवल भारत या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएँ नहीं दी, विश्व के कल्याण के ध्यान में रखकर दी। कौन-सी संस्कृति है विश्व का कल्याण हो? वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे ऋषियों की सोच है। विश्व के किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में वसुधैव कुटुंबकम नाम का कोई चीज़ है? जब विश्व अंधकारमय था, कुछ भी नहीं जानता, जंगली अवस्था में था, तब भारत में सामाजिक संस्थाएँ प्रवाहमान थी, गतिमान थी, उज्ज्वल अवस्था में। विश्व के जितने प्राचीनतम की अवस्था में आप जाएँगे, उतने भयावह स्थिति देखेंगे महिलाओं का। आपके इंग्लैंड में चुड़ैल कर लाखों महिलाओं को जो है मार दिया जाता था। महिलाओं में आत्मा नहीं होती है, ये माना गया। वो बैंक में खाता नहीं खोल सकती। जितने नारीवाद के आंदोलन हुए, वो पश्चिम की देन है क्योंकि पश्चिम उस तरह का होता था। हमारे तरफ जितने प्राचीनता की तरफ आप बढ़ेंगे, महिलाओं की उज्ज्वलतम स्थिति देखेंगे और कई महिलाएँ जो है ऋषिकाएँ होती थी, वेद के कई मंत्रों का साक्षात्कार की हैं, वेद लिखी। अपाला है, लोपामुद्रा है, ऐसी कई ये हमारे और विश्व के वो में अंतर। सर बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि मैं इसको यहाँ पे अगर आप विराम देना चाहूँ तो आपको अगर कोई आपत्ति ना जी, हो, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर परिचर्चा रही और इसको मैं किसी और विषय पे ले नहीं जाना चाहता हूँ। फिर हम अगर आगे आप समय जी, देंगे, तो हम बाकी जी, विषयों पे ज़रूर। बात करेंगे। अगर आप जी, कोई जी। इसको अगर किसी विषय के साथ इसको समाप्त करना चाहें, कोई आखिरी बात रखना चाहें, तो मंच आपके लिए खुला हुआ है सर। आखिरी बात यही है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पर गर्व करना चाहिए और दूसरे के बहकावे में न आकर अपने स्वविवेक का जो है प्रयोग करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको अपनाना चाहिए। जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, उससे दूर रहना चाहिए। देश प्रथम होना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य हम ना करें जिससे समाज और देश का अहित हो। देश में विभेद पैदा करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको बेनकाब करें, उनका सामाजिक बहिष्कार करें और समाज में सुंदर वातावरण के साथ अपना अपना भी उत्थान करें, समाज का भी उत्थान करें और राष्ट्र का भी। अति सुंदर सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। जी, आपको भी धन्यवाद कि आप
आज 3:30 बजे भोर से ही जगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप अपने संपूर्ण दिनचर्या को कम कर आपने एक मंच प्रदान किया और आप सनातन की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ईश्वर आपको यश कीर्ति के साथ-साथ आपको दीर्घायु करेंगे। आप और अन्य सनातन के विषयों को समाज के सामने, राष्ट्र के सामने और विश्व के सामने रखें, जिससे कि लोगों इस ज्ञान से लाभान्वित हों और अपना जीवन भी धन्य करें। हमारा तो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है, तो सभी को हम लोगों को सुखी रखना है, सभी को निरोग रखना है, चाहे वो विश्व के में किसी भी कोने में ही क्यों ना हो। बहुत-बहुत आभार, आपका अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हो।